तो लास्ट में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड देखा था, ठीक है। हाँ चलिए, नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सबसे पहली मेथड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहली मेथड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फर्क होना चाहिए, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन को हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे तो वहां पे हमको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगा, वहां पे हमको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सेकंड प्रिपरेशन मेथड, सपोज हमने कंबशन किया है मीथेन का, हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो चाहे वो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हो। इफ हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा CO2 और यहाँ मिलेगा H2O। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 कर दिए। अब कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए हैं, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसका मतलब यहाँ पे रहेंगे 2O2। तो ये रिएक्शन जो रहेगा ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम CO2 को प्रिपेयर करने के लिए इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे पास तीसरा प्रिपरेशन मेथड है, CaCO3 का रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। CaCO3 का रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। अभी मुझे बताओ, ये CaCO3 ये CaCO3 में आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इनमें से कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है CaCO3 के अंदर। CaCO3 के अंदर किस प्रकार के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। CaCO3 के अंदर किस प्रकार के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। एनीवन? ओनली 3 लोगों का आंसर आया है, बाकी किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। आई थिंक वो इनको नहीं पता कि CaCO3 के अंदर किस प्रकार के बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और जो बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में होते हैं उसको हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम CaCO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? CaCO3 का। तो ये होता है C डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस अटैच टू O माइनस। ये बन जाएगा CO3-2 और CO3-2 को स्टेबलाइज करेगा +2। अब यहाँ पे कटायन है, यहाँ पे अनायन है, यहाँ पे कटायन है, यहाँ पे अनायन है, और कटायन और अनायन के बीच में जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और इसमें भी प्रेजेंट रहेगा आयोनिक बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और कैल्शियम के बीच में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर एक आयोनिक बॉन्ड, इधर एक आयोनिक बॉन्ड, सो टोटल नंबर ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स आर 2। आफ्टर दैट ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो ये रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, और ये भी रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और 0 रहेंगे मेटालिक बॉन्ड। नहीं समझा? कैल्शियम कार्बोनेट के बाद क्या मिलेगा? राज, मैं आता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ, क्या ये समझ में आ गया? तो इफ एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है नीट या जेईई के एग्जाम में
कि कैल्शियम कार्बोनेट में किस प्रकार के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो आपका आंसर ओनली आयोनिक बॉन्ड नहीं होना चाहिए, हमको आयोनिक बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसमें आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। एक नीट और जेडबली का क्वेश्चन बन गया, सिंपल क्वेश्चन है। लाइन टू लाइन जाओगे तो ये पता नहीं चलेगा, कंसेप्ट के हिसाब से जाओगे तो ये पता चल जाएगा। क्लियर है? जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को सेपरेट करते हैं। इफ हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ओके, देवर्स गुड क्वेश्चन। चलो, देवर्स ने क्वेश्चन पूछा है वो आप लोगों को पूछता हूं मैं। HClO4, देवर्स ने पूछा है HClO4 में किस प्रकार के बॉन्ड्स है। चलो, पहला मैं आपको एक पूछता हूं, बाकी लोगों को आंसर, कि इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स रहेंगे, आयोनिक बॉन्ड्स रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा या मेटालिक बॉन्ड रहेगा। विच बॉन्ड विल बी देयर? एनीवन कोई बोल सकता है इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा? ओके, चलिए अब देखेंगे। देखो, सिंपल सा तरीका है, नॉन मेटल के बीच में आयोनिक होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मेटल है कि नॉन मेटल है? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है। यहाँ पे जो क्लोरीन है ये कौन है? नॉन मेटल है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये भी कौन है? नॉन मेटल। तो पूरे मॉलिक्यूल में ओनली नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट, देयर ओनली नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। और जब सभी के सभी नॉन मेटल्स रहेंगे, इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड नहीं है, मेटालिक बॉन्ड नहीं है, ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स विल बी देयर, ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स विल बी देयर। महावीर, हाइड्रोजन नॉन मेटल में कंसीडर किया जाता है। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के सभी एलिमेंट्स मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। जब हमने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा था तभी ये बताया था कि हाइड्रोजन इज एक्ट एज ए नॉन मेटल। तो जब भी, इसीलिए हम बोलते हैं कि CH4 जो है ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। सो बोथ आर नॉन मेटल एंड दैट्स व्हाई CH4 इज अ नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल। डाउट क्लियर हुआ? राज क्लियर है बेटा? चलिए आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, इस CaCO3 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? CaCO3 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा Ca+2 और यहाँ मिलेगा CO3-2। क्या मिलेगा? हमको मिलेगा Ca+2 और CO3-2। इफ हम HCl को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? H+ और Cl-। क्या मिलेगा? H+ और Cl-। अब ये Cl- जो रहेगा वो कैल्शियम+2 के पास जाएगा, लेकिन कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास H+ आयन रहेंगे 2 और Cl- आयन रहेंगे 2। समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर है? हमारे पास H+ आएंगे 2 और Cl- आयन रहेंगे 2। इफ किसी के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने 2 HCl क्यों यूज किए, एक HCl से काम क्यों नहीं बना, तो उसका रीजन है, एक HCl ओनली 1 Cl- देगा, बट एक कैल्शियम+2 के लिए हमको 2 Cl- की जरूरत है और एक HCl एक ही Cl- आयन देता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Cl- को यूज किया। तो अब क्या होगा, ये कैल्शियम+2 इन दोनों के साथ जाएगा तो CaCl2 बनाएगा, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा H2CO3। क्या मिलेगा? H2CO3। बट H2CO3 इज अनस्टेबल,
Why H2CO3 is unstable? Because स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, तो एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप है और इसीलिए ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। तो ये यहाँ से 1 ग्लास पानी को निकालेगा तो CO2 बचेगा, 1 ग्लास पानी को निकालेगा तो CO2 बचेगा। तो ये वाला कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा, इसका कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा CaCO3 plus 2 moles of HCl converted into CaCl2 plus H2O plus CO2। ये रिएक्शन जिनको समझ में आया है वो हैंड रेस करेंगे, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी सिंपल। ये रिएक्शन जिनके समझ में आया है वो हैंड रेस करेंगे, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। हैंड रेस करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, अभी तक 20 के ऊपर गया भी नहीं है, 15, 16, 17 पे घूम रहा है, ठीक है। और इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था हमारा, ये 19 है, 20 होने में बस एक की कमी है। कोई है एक और? 18 हो गए लेकिन 20 नहीं हुए, देखो और कम होते जा रहे, 17 हो गए, 16 हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये रहेगा हमारा ये रिएक्शन, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से हम ये बना सकते हैं। सपोज मैं बोलता हूं मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन मैंने इसको हल्का सा हीट किया। क्या किया? हल्का सा हीट किया। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हल्का सा हीट करेंगे तो हल्का सा हीट करने के बाद ये बन जाता है CaO, साथ में मिलेगा CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट से यहां से भी हमको CO2 मिला, कैल्शियम कार्बोनेट से यहां पे भी CO2 मिला। तो कैल्शियम कार्बोनेट से हम अलग अलग तरीके से CO2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज आर प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है कौन? H2CO3। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है H2CO3, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? यस और नो? क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? यस और नो? इफ आपका आंसर यस है, then how many acidic hydrogens are there? If your answer is yes, then how many acidic hydrogens are there? तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन 2 है। तो इसको हम बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाइबेसिक एसिड। ये क्या होता है? ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? ये हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। ये जो CO2 होता है, इस CO2 को फोटोसिंथेसिस मेथड में यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। तो क्या करते हैं प्लांट्स? जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या करेंगे? वो CO2 को गेन करते हैं, CO2 को गेन करेंगे और इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो C6H12O6 बनेगा। ये क्या बनेगा? प्लस एनर्जी। क्या ये सही रिएक्शन है? क्या ये सही रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का? क्या ये फोटोसिंथेसिस का सही रिएक्शन है? नहीं, बैलेंस नहीं। आई एम आस्किंग ओनली अबाउट द रिएक्शन। बैलेंस है कि नहीं है वो मैंने नहीं पूछा, बस मैं आपको ये पूछ रहा हूं क्या फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ऐसे ही होता है? बायोलॉजी पढ़ते हो ना? ओके, तो साथ में यहां पे क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। अब सही है? अब सही है ना? ओके, बैलेंस नहीं है वो मुझे पता है। आई एम आस्किंग अबाउट ओनली रिएक्शन, ठीक है। यहां पे कार्बन 6 करने हैं तो ये हो गया 6, ये हो गया 6। अब ये देखना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज करेंगे।
वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 12 और 6 18, यहाँ पे कितने हैं 6, तो यहाँ पे 12 करना है तो 6, तो ये रहेगा हमारा रिएक्शन। तो ये जो CO2 होता है ये फोटोसिंथेसिस में हम इसको यूज करते हैं और रेस्पिरेशन में हम इसको इमिट करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट का काम करता है, बट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ये जो रहेगा ये हम यूज करते हैं। एक बात और, हमने कार्बन के 2 ऑक्साइड पढ़े थे, हमने कार्बन के 2 ऑक्साइड पढ़े थे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहेगा ये पॉइजनस गैस का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगा ये नॉन पॉइजनस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी कम ज्यादा होता है तो हमारे हेल्थ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इफ हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चले जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहेगा वो हमारे बॉडी में पॉइजन का काम करता है। किसका काम करता है, पॉइजन का। ठीक है, ड्राई आइस का मैंने बताया था, सॉलिड CO2 जो होता है, सॉलिड CO2 जो होता है, इस सॉलिड CO2 को कहते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जो है, सॉलिड CO2 का सिंपल फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जो सॉलिड CO2 है ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसीय स्टेट में जाता है, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है और इसीलिए इसको कहा जाता है ड्राई आइस। और इसको यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में। क्या इसमें यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर में। सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें और कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या ये रेजोनेंस शो कर सकता है, क्या ये रेजोनेंस शो कर सकता है। देखो स्लाइड के ऊपर ओनली रेजोनेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है, ओनली रेजोनेंस ये वर्ड यूज किया हुआ है। क्या लगता है ये CO2 रेजोनेंस शो कर सकता है, यस और नो। ओके चलिए, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास लोन पेयर है। क्या होता है रेजोनेंस में, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। रेजोनेंस होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्डेड एटम है, देखो डबल बॉन्डेड एटम है, कार्बन होना जरूरी नहीं है। हाँ, हमने कार्बन कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में ही रेजोनेंस देखा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के बारे में हमको पढ़ना था इसलिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस हमेशा कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में भी होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट वाले एटम के ऊपर लोन पेयर है, डबल बॉन्डेड एटम्स के नेक्स्ट वाले एटम के ऊपर लोन पेयर है और इसका मतलब ये जो रहेगा ये रेजोनेंस शो कर सकता है। तो अब क्या होगा, इसमें ये वाला पाई बॉन्ड यहां चले जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो ये बनेगा ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। This will be plus charge with two lone pair. Here will be minus charge. Sorry, here will be minus charge. Sorry, here will be minus charge and here will be plus charge. And ये जो रहेगा वो इस प्रकार से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं और ये बॉन्ड जो रहेगा वो इसके हिसाब से बन सकता है। इसका मतलब ये जो रहेगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। पॉइंट नंबर 1 to 8 एक बार देख लो, कुछ डाउट्स है तो नंबर बोलिए, पॉइंट को मैं सॉल्व करता हूं। इफ कुछ नहीं है, यस
यस महावीर, ठीक है। मैंने आपको बताया था रेजोनेंस के लिए कौन से कंडीशन है, ये उसमें से एक कंडीशन को हम यहाँ पे लगा के रेजोनेंस को देख सकते हैं महावीर। इस किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप वो पॉइंट नंबर लिख दो। क्या नहीं समझा देवर्ष? देवर्ष क्या नहीं समझा? फोर्थ वाला नहीं समझा दिया, ओके। डायबेसिक एसिड, इस H2CO3 के पास ये 1 एसिडिक हाइड्रोजन है और सेकंड एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब ये एसिड है। तो ये एसिड के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 2 H+ आयन दे सकता है और इसका मतलब ये 2 बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो ये एसिड 2 बेस के साथ रिएक्शन करता है और ये 2 बेस के साथ रिएक्शन करता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायबेसिक एसिड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाई इट इज नॉन पॉइजनस। देखो मैंने आपको बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली अनस्टेबल, दिस इज हाईली अनस्टेबल, या तो इसको हम बोल सकते हैं लेस स्टेबल, बट CO2 जो रहेगा वो स्टेबल है और स्टेबल मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी कम होता है और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। और ये अनस्टेबल होने की वजह से, ये जो रहेगा इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है और इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होने के वजह से ये हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बॉन्ड बनाता है? हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है और इसीलिए ये पॉइजनस नेचर का काम करता है। ठीक है, कोई लेट ज्वाइन होगा तो वो रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, आप स्कूल में देख सकते हो, ओके, ठीक है देवर्ष। हाँ देखो इधर ध्यान दो देवर्ष, यही एग्जांपल आपको बताता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। देखो अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, लुक हियर। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो क्या होगा, इधर देखो, स्ट्रक्चर कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, कंसेप्ट पता होना चाहिए। इफ मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव। सही है, यहां तक क्लियर है देवर्ष? यहां तक क्लियर है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जब ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड O with positive charge and 1 unpaired electron, negative charge with 2 unpaired electron। ओके, आप मुझे बताओ क्या इनमें से, ठीक है, इस प्रकार से हमने किया तो ये मॉलिक्यूल बना, ठीक है। पहला वाला जो CO2 था ये ऐसे। अब मुझे बताओ क्या इसमें से किसी एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है? क्या इसमें से किसी एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है? नो, ठीक है महावीर, इट इज नॉट अ बैक बॉन्डिंग, इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। बाय मिस्टेक मेरे मन से मतलब मैंने ये बोल दिया बैक बॉन्डिंग, इट्स कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ओके। आप मुझे बताओ क्या इसमें से किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है? इस स्ट्रक्चर में किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है?
क्या इसमें से किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है? नो। इसका मतलब यहाँ पे भी सबने ऑक्टेट को पूरा किया है और यहाँ पे भी सबने ऑक्टेट को पूरा किया है, तो CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल है। 3-4 स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, उनमें से एक स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिलिकेट। आप एक बार सिलिकेट का स्ट्रक्चर देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। सिलिकेट ये SiO4 है। सिलिकेट इज SiO4-4। आप प्रेजेंटेशन के ऊपर देख सकते हो सिलिकेट के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हो सिलिकेट के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो सिलिकेट होता है। यस महावीर, आता हूं लास्ट में मैं आपकी तरफ। ठीक है, SiO4-4 क्या लिखा है मैंने? SiO4-4। दिस इज सिलिकॉन attached to O minus, attached to O minus, attached to O minus, attached to O minus. Just tell me what is the hybridization state of this silicon? What is the hybridization state of this silicon? What is the hybridization state of silicon? Okay, that's very good dear. So hybridization state is sp3. Okay, tell me whether this structure is planar or non-planar. This structure will be planar or non-planar. So it must be non-planar. Okay, this must be non-planar. Here total bonds are 4. Out of 4 bonds, 2 bonds will be in plane. 1 bond is above the plane and 1 bond is below the plane. Am I right? Out of 4 bonds, 2 bonds are in plane, 1 bond is above the plane and 1 bond is below the plane. Okay ना? Okay. अब देखो, ओके, मुझे बताओ इस बुक में कितने कॉर्नर है? इस बुक में कितने कॉर्नर्स है? हाउ मेनी कॉर्नर्स? 4. ओके, वेरी गुड। अब इसके पास टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 4. अब मैंने एक कॉर्नर को एक कंसीडर किया, या एक कॉर्नर को एक कार्बन कंसीडर किया, एक कॉर्नर को एक कार्बन कंसीडर किया, तो मुझे बताओ इसमें टोटल कितने कार्बन होने चाहिए? 4। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें भी कितने कॉर्नर है? हाउ मेनी कॉर्नर्स? हाउ मेनी कॉर्नर्स? 4। अब ये 4 कार्बन का एक यूनिट है और 4 कार्बन का एक यूनिट है। इसको मैंने मोनोमर बोला, इसको मैंने मोनोमर बोला, और जब दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा? जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? डाइमर बनेगा। सिंपल सी बात है। अब इसके पास 4 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन है, हमने इसको डाइमर बना दिया। तो अब मुझे बताओ इसके पास टोटल कितने कार्बन है? डाइमर बनने के बाद आप मुझे बताओ इसके पास टोटल कितने कार्बन है? टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन कितने हैं? चलो, 2 ऑप्शन दिया मैंने आपको। आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शन। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल कैसा है वो बाद में देखेंगे। आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शन।
आप मुझे बताओ इसके पास कितने कार्बन है? 7 कार्बन और 8 कार्बन। इसके पास कितने कार्बन है? 7 कार्बन और 8 कार्बन। 7 कार्बन। अब यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 4 थे, दोनों को कंबाइन किया तो होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए 8, बट रियल में कितने हैं? 7। समझ रहे मेरी बात को? तो जब एक मोनोमर को कंबाइन करके दूसरे मोनोमर के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा डाइमर, और जब डाइमर बनेगा तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे 7। एम आई राइट? ओके। अब मुझे बताओ इस रिंग ने इस रिंग के साथ कितने कार्बन शेयर किए? इस रिंग ने इस रिंग के साथ कितने कार्बन शेयर किए? 1। वेरी गुड, दैट इज करेक्ट आंसर। इसने इसके साथ 1 शेयर किया। अब मैंने बुक को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब 2 बुक को मैंने ऐसे ज्वाइन किया। अब मुझे बताओ टोटल कार्बन कितने रहेंगे? अब मैंने बुक को ऐसे ज्वाइन किया। अब मुझे बताओ टोटल कार्बन कितने रहेंगे? टोटल कार्बन रहेंगे 6। अब मुझे बताओ इस रिंग ने इस रिंग के साथ कितने कार्बन शेयर किए? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ ज्वाइन करेगा, एक कार्बन को शेयर किया, तो ये जो शेयर किया वो हमको काउंट नहीं करना है। तो इसके पास 4, इसके पास 4 होने चाहिए 8, लेकिन बनेंगे 7। इसके पास 4, इसके पास 4 होने चाहिए 8, लेकिन बने कितने? 6। तो हमको यही देखना है कि मोनोमर को कंबाइन करके डाइमर बनेगा तो कैसे होगा। अब मैंने बोला ये मेरे पास का सिलिकेट है, दिस इज 1 सिलिकेट, दिस इज 1 सिलिकेट। तो सेंटर में जो है वो सिलिकॉन और बचे हुए चारों के चारों रहेंगे कार्बन। सो दिस इज 1 सिलिकेट एंड दिस इज सेकंड सिलिकेट। जब मैं एक सिलिकेट को दूसरे सिलिकेट के साथ कंबाइन करूंगा तो ऐसा होगा। तो इस सिलिकेट के पास 4 ऑक्सीजन है, तो बोल सकता हूं SiO4। इस सिलिकेट के पास 4 ऑक्सीजन है, तो इसको भी बोलूंगा SiO4। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? SiO4, Si2O8 या Si2O7। ओके, अब मैंने क्या किया, एक सिलिकेट को दूसरे सिलिकेट के साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? O6 रहेगा, O7 रहेगा। देखो ये O6 है, ये क्या होगा? O6 रहेगा, O7 रहेगा। ये 3 ऑक्सीजन, इसके 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन कॉमन है। अब मैंने आपको पूछा इसमें कितने ऑक्सीजन शेयर किया? इस सिलिकॉन ने इस सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन शेयर किए? 1 ऑक्सीजन शेयर किया। समझ में आ गया है? क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब देखो, तो यही बात हमको अब प्रेजेंटेशन में देखनी है। समझ में आ रहा है? तो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ कंबाइन करेगा तो उसके पास ऑप्शन क्या है? वो 1 ऑक्सीजन भी शेयर कर सकता है, वो 2 ऑक्सीजन भी शेयर कर सकता है, वो 3 ऑक्सीजन भी शेयर कर सकता है, वो चारों शेयर कर सकता है। ये डिपेंड करता है वो किस प्रकार का मॉलिक्यूल बनाएगा। ये डिपेंड करता है वो किस प्रकार का मॉलिक्यूल बनाएगा। याद तो क्लियर है? अब पूरा ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन पे, अब पूरा ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन पे, ठीक है? ओके, पूरा ध्यान होना चाहिए प्रेजेंटेशन, ठीक है? चलिए इधर ध्यान दो ना। अब देखो ये हमारा सिलिकेट है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये सेंटर में जो है वो सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? तो सेंटर में सिलिकॉन है और 4 साइड में 4 ऑक्सीजन है। यहां तक क्लियर है?
इफ यस देन हैंड रेज करना है, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ओके गुड। अब देखो इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एक देखो ये और ये तीनों सेम है। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, तो आप मुझे बताओ यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन है, तो कॉर्नर पे कौन रहेगा? ऑक्सीजन और सिलिकॉन में से कॉर्नर पे कौन रहेगा? टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे कौन रहेगा? ऑक्सीजन और सिलिकॉन में से टेट्राहेड्रल के कॉर्नर में कौन रहेगा? ऑक्सीजन। सेंटर में कौन रहेगा? सिलिकॉन। आप बाहर से देखोगे तो आपको पहले कौन दिखेगा? सिलिकॉन दिखेगा या ऑक्सीजन दिखेगा? आप बाहर से देखोगे तो आपको कौन दिखेगा? सिलिकॉन दिखेगा या ऑक्सीजन? ओके, सिलिकॉन कहां पे है? सिलिकॉन इनसाइड में है, और सिलिकॉन इनसाइड में होने की वजह से आपको वो दिखाई नहीं देगा। समझ गए? सिलिकॉन इनसाइड में होने की वजह से वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऑक्सीजन है, देखो एरो को देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे चौथा ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं, लेकिन सिलिकॉन कहां पे है? सिलिकॉन कहां गया? कोई बता सकता है सिलिकॉन कहां गया? देवर्स बैक साइड में नहीं है, वो टेट्राहेड्रल के इनसाइड में है, वो टेट्राहेड्रल के इनसाइड में है। समझ गए देवर्स? तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है, इस टेट्राहेड्रॉन के इनसाइड में सिलिकॉन है। समझ गए? ओके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिलिकेट है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा सिलिकेट है। तो एक सिलिकॉन को दूसरे सिलिकेट के साथ ज्वाइन किया, तो मुझे बताओ इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? 1। और ये इसने इसके साथ शेयर किया, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा Si2O7। क्या बनेगा? Si2O7। आप देख सकते हो ये यहाँ पे सिलिकॉन है इनसाइड वाला, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वो ऑक्सीजन है जो शेयर किया हुआ है। इफ ऐसे दो टेट्राहेड्रल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है। इन तीनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो ऑक्सीजन शेयर नहीं करेंगे, महावीर फॉर्मूला गलत है महावीर, जो ऑक्सीजन शेयर नहीं करेंगे उसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, और जो ऑक्सीजन शेयर करेंगे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए? इफ यस देन हाँ हैंड रेस कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि आपको यही समझ में नहीं आएगा तो आगे के स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएंगे। एक और बात, एग्जाम टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आगे हमको देखना होगा। तो आगे का टॉपिक पढ़ना है तो पहले डायमर कैसे बनेगा वो समझना है, डायमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है वो देखना है, कितने ऑक्सीजन शेयर किए हैं वो देखने हैं। यहां तक क्लियर है तो हैंड रेस कीजिए, डाउट्स है तो चैट बॉक्स में पूछिए। सिलिकॉन का लास्ट वाला स्ट्रक्चर कहाँ है? ये वाला, इस वाला, ये वाला। हाँ, चार्ज किस में आएगा? देखो काउबा एंड प्रीमा, वेरी गुड क्वेश्चन। चार्ज किस में आएगा? अब देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन है तो चारों के ऊपर चार्ज है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है चारों के ऊपर चार्ज है, तो ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा -4 एग्जांपल के लिए। अब इन्होंने शेयर किया तो क्या हुआ, जो ऑक्सीजन शेयर्ड है उसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये एक ही ऑक्सीजन शेयर्ड है, 1 2 3, और इसके 3 ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं है। तो जो ऑक्सीजन शेयर्ड है वो न्यूट्रल रहेंगे,
और जो ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये होना है -4, ये है -4, होना चाहिए -8। चार्ज कितना रहेगा देख के बताओ, चार्ज कितना रहेगा देख के बताओ, चार्ज कितना रहेगा देख के बताओ। वेरी गुड, आंसर तो सही आ रहा है। तो इसका चार्ज रहेगा -8 नहीं, -7 नहीं, -6 रहेगा। कितना रहेगा? -6। 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका चार्ज रहेगा -6। ठीक है, ओके। देवर्ष, सिलिकॉन कहां पे है? लास्ट वाले में। हाँ, एक न्यूट्रल रहेगा कहां पे और बाकी चार्ज वाले रहेंगे। सही है, गुड। ठीक है, हाँ। इसमें कहां पे है? तो इसमें से एक देखो, एक टेट्राहेड्रल में एक सिलिकॉन है, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन है, ये देखो इसको टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। यहाँ पे ये एक टेट्राहेड्रॉन है, उसके इनसाइड में सिलिकॉन है। यहाँ पे ये दूसरा टेट्राहेड्रॉन है, उसके अंदर सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन हर टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में रहेगा। देवर्ष, उसके ऊपर चार्ज है, तो उस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम कटायन को ऐड करेंगे। देवर्ष, इनके ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम कटायंस को यूज करेंगे। और कोई डाउट्स है तो बोलिए, आगे चलते रहे। तो डाउट्स है? ओके, ठीक है। हाँ, ये वाला जो सिलिकेट है, एक सिलिकेट को दूसरे सिलिकेट के साथ कंबाइन करेंगे और ये इस प्रकार का जो डाइमर बनता है, इस डाइमर को बोलते हैं पायरोसिलिकेट। ये मोनोमर को बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट और डाइमर को बोलते हैं पायरोसिलिकेट। देखो ध्यान रखो, ये जो SiO4- है, ये मोनोमर है और इस मोनोमर को बोला है ऑर्थोसिलिकेट। और यहाँ पे जो ये डाइमर है, ये वाला दिस वन, इस डाइमर को बोला है पायरोसिलिकेट। तो पायरोसिलिकेट कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? पायरो जस्ट नेम, अभी के लिए जस्ट नेम है, पायरो जस्ट नेम। ठीक है, वो नेम है बस, श्री श्रीमती जैसे लगा हुआ है। तो दो ऑर्थोसिलिकेट को कंबाइन करेंगे और एक ऑक्सीजन कॉमन रहेगा, तो पायरोसिलिकेट मिलेगा। समझ गया क्या किया हमने? यहाँ पे एक सिलिकेट, ये दूसरा सिलिकेट, दो सिलिकेट को कंबाइन किया जिसके बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन है, तो क्या मिला? पायरोसिलिकेट। समझ गया? समझ में आ गया? पायरोसिलिकेट समझ में आ गया? कैसे बना? दो ऑर्थोसिलिकेट को दो मोनोमर को कंबाइन किया जिसमें एक ऑक्सीजन कॉमन है, तो हमको पायरोसिलिकेट मिला। समझ में आ गया है तो हैंड रेस करो, नहीं तो आगे चलते हैं। डाउट बोल दीजिए। ऑर्थो पायरो समझ में नहीं आएगा, आगे कुछ नहीं होगा। वीडियो पॉज हो गया लेकिन ये कर्सर दिखाई दे रहा है। वीडियो पॉज लेकिन ये कर्सर दिखाई दे रहा है। हाँ, बस हो गया, दैट्स सिंपल। उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? इसमें कितने ऑक्सीजन है? इसमें टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 7। और सिलिकॉन कितने हैं? सिलिकॉन 2। वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? Si2O7-4 और इसका दूसरा नाम है आइसलैंड सिलिकेट। आइसलैंड जैसे छोटा सा होता है, आइसलैंड जैसे छोटा सा होता है, इसलिए बोलते हैं इसको आइसलैंड, आयरलैंड, जो भी आप बोलो अपना प्रोनाउंसिएशन और उसके हिसाब से जा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज पायरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थो पायरोसिलिकेट ओके है तो हैंड रेस करो, डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो, आगे चलते हैं। तो those who are interested can take part in conversation, otherwise जो साइलेंट बैठे उनको बैठने दो। ठीक है, उनके हिसाब से किसी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने सिलिकेट यूनिट्स है? टोटल कितने सिलिकेट्स मोनोमर यूज किए हैं बताइए?
कितने सिलिकेट मोनोमर्स यूज किए? 3। ओके, वेरी गुड। इसमें कितने सिलिकॉन है? कितने सिलिकॉन है टोटल? 3। कितने ऑक्सीजन है टोटल? कितने ऑक्सीजन है? 9। ओके, मुझे बताओ इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? इसने कितने शेयर किए? अरे देखो, इसके पास 4 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एज इट इज है, ये ऑक्सीजन भी एज इट इज है, लेकिन यहाँ का जो एक ऑक्सीजन है वो इसने शेयर किया और यहाँ का जो एक ऑक्सीजन है वो यहाँ शेयर किया। तो इसने टोटल कितने ऑक्सीजन शेयर किए? इसने टोटल कितने ऑक्सीजन शेयर किए? 2। इसने कितने शेयर किए? 2। और इसने कितने शेयर किए? 2। पहला वाला जो हमने देखा था उसमें एक ने ये महावीर क्या पता नहीं चला। देखो, ये एक टेट्राहेड्रॉन है, इसके पास 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, तो हर किसी के पास 4 होने चाहिए। लेकिन ये सिलिकेट, देखो इस सिलिकेट ने और इस सिलिकेट के बीच में ये कॉमन है, कॉमन पता चलेगा। देखो, इसके पास जो 4 ऑक्सीजन है इसमें से कितने ऑक्सीजन कॉमन है? इसके पास जो 4 ऑक्सीजन है उसमें से कितने कॉमन है? महावीर, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर कॉमन आउट ऑफ 4 ऑफ दिस सिलिकेट? एक यहाँ पे कॉमन है और एक यहाँ पे कॉमन है। तो जो कॉमन ऑक्सीजन होते हैं ना उसको बोलते हैं शेयर्ड ऑक्सीजन। तो जितने कॉमन ऑक्सीजन है उतने शेयर है, ठीक है। तो इसके पास 2 शेयर है, इसके पास 2 शेयर है, इसके पास 2 शेयर है। जैसे यहाँ पे 2 एटम का शेयरिंग हुआ है, आप मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन शेयर किए? इसमें कितने कार्बन शेयर किए? तो बता सकता है? हाउ मेनी ऑक्सीजन, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर शेयर्ड हियर बाय 1? इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? इस सिलिकेट ने, एक सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? एक सिलिकेट ने 2 ऑक्सीजन शेयर किए। देव 2 ऑक्सीजन शेयर किए बेटा, 3 नहीं, ठीक है। तो इसके पास टोटल सिलिकॉन कितने हैं? इसके पास टोटल सिलिकॉन कितने हैं? 6। टोटल ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? टोटल ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? तो टोटल ऑक्सीजन रहेंगे 18 है, राज काउंट करो, 18 है। टोटल ऑक्सीजन कितने रहेंगे? 18। तो यहाँ पे एक मोनोमर से यहाँ पे कितने मोनोमर्स है? यहाँ पे कितने मोनोमर्स है? इसमें कितने मोनोमर्स है? 3। इसमें कितने मोनोमर्स है? इसमें कितने मोनोमर्स है? 6। तो यहाँ पे 3 मोनोमर ने साइक्लिक स्ट्रक्चर शो किया, यहाँ पे 6 मोनोमर ने साइक्लिक स्ट्रक्चर शो किया। सो दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लिक सिलिकेट। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक सिलिकेट। नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, जस्ट उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक बात है, साइक्लिक सिलिकेट में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। साइक्लिक सिलिकॉन्स ने 2, हर एक सिलिकेट ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लियर है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं है तो अपना डाउट चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे, चलिए आगे। ओके, इसमें कितने, देखो इसने ये वाला जो सिलिकेट है, इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए बोलो? इसने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? शेयर कितने किए? इसके पास ऑक्सीजन कौन सा है? ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 है ना। कितने ऑक्सीजन शेयर किए? 1 2 3 4। 4 में से कितने ऑक्सीजन शेयर किए? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
एक का ही आंसर मिला है अभी तक, 2। ओके ठीक है। और इसमें लीनियर देखो, इसके पहले वाले ने भी 2 शेयर किए थे, लेकिन इसने रिंग स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन शेयर किए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिंग नहीं बनाया है, यहाँ पे चेन बनाया है। तो इसको बोलते हैं लीनियर सिलिकेट चेन। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर सिलिकेट चेन। पहला वाला रिंग था, दूसरा लीनियर है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? वहां पे भी 2-2 ऑक्सीजन को शेयर किया था, यहाँ पे भी 2-2 ऑक्सीजन को शेयर किया है। वो रिंग स्ट्रक्चर था, ये चेन स्ट्रक्चर है। बस दैट्स सिंपल। समझ में आ गया है? हैंड रेज कीजिए, नहीं समझा है चैट बॉक्स में डाउट लिखिए। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, यहां पे ये जो है, इसने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? इसने, इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? 3। इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? 2। इसने कितने शेयर किए? 3। इसने कितने शेयर किए? इसने कितने शेयर किए? इसने। हाँ, एक मतलब इधर दिखेगा। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे इधर चेन बढ़ती जाएगी, वो शो नहीं की है, ये लॉन्ग चेन है। इसका मतलब ये 3 शेयर कर रहा है, ये 2 शेयर कर रहा है, ये 3 शेयर करेगा, ये 2 शेयर करेगा। इसका मतलब जो अल्टरनेट ऑक्सीजन रहेंगे वो 2 और 3 ऑक्सीजन को शेयर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने 3 को शेयर किया, इसने 2 को शेयर किया, इसने 3 को शेयर किया, इसने 2 को शेयर किया, इसने 3 को शेयर किया। मतलब ये 3-2 3-2 3-2 चलते जाएगा। क्लियर है? एड्रेस कीजिए, नहीं समझा है चैट बॉक्स में बोल दीजिए। स्क्रीनशॉट देखोगे समझ में आ जाएगा, फोटो देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। काव्या, जो टर्मिनल वाला है वो आपको ऐसे ही दिखेगा, जो टर्मिनल वाला है वो आपको ऐसे ही दिखेगा कि उसने एक ही ऑक्सीजन शेयर किया है, क्योंकि इस साइड का पार्ट दिखाया नहीं है, क्योंकि ये पॉलीमरिक फॉर्म है इसलिए। तो टर्मिनल वाला हमेशा एक कम दिखेगा। ठीक है, ओके। दिस इज फाइलोसिलिकेट। अब बताओ इसमें कितने कितने शेयर हुए? इसमें कितने कितने शेयर हुए? इसने कितने शेयर किए ऑक्सीजन? इसने कितने ऑक्सीजन शेयर किए? 3। इसने कितने शेयर किए? 3। इसने कितने शेयर किए? 3। इसने कितने शेयर किए? 3। इसका मतलब यहाँ पे हर कोई 3-3 ऑक्सीजन को शेयर करेगा। यहाँ पे हर कोई 3-3 ऑक्सीजन को शेयर करेगा। आपको टर्मिनल वाला हमेशा ऐसा कम ही दिखेगा, लेकिन पॉलीमरिक फॉर्म में ऐसा रहेगा। इसलिए हमको सेंटर की तरफ ध्यान देना है। तो सेंटर में जितने भी है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसमें हाँ, नॉन टर्मिनल वाला 3 नहीं है, नॉन टर्मिनल वाला 3 होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलीमरिक फॉर्म में नॉन टर्मिनल वाले को कंसीडर नहीं करना है। जब भी हम पॉलीमरिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो नॉन टर्मिनल वाले को कंसीडर नहीं करना है, सॉरी, टर्मिनल वाले को कंसीडर नहीं करना है, नॉन टर्मिनल वाले को ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो आप देखो इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं, क्या उसमें हर किसी ने 3-3 ऑक्सीजन को शेयर किया है? यस, किया है। ठीक है ना, तो ये है फाइलोसिलिकेट। दिस इज 3D स्ट्रक्चर, दिस इज 3D स्ट्रक्चर। इसमें चारों के चारों शेयर किए। देखो ये वाला जो सिलिकेट है, ये वाला पीछे वाला,
उसका एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे है, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पे है और चौथे ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है। इसको बोलते हैं 3D। शीट का मतलब होता है लेयर फॉर्म। शीट का मतलब होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। शीट का मतलब होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। शीट का मतलब होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये 3D वाला फ्रेमवर्क आपको 2D में समझ में नहीं आएगा। ये 3D वाला जो रहेगा वो 2D में समझ में नहीं आएगा, तो आप बस उसको एज इट इज रख दो। तो ये थे डिफरेंट